हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जो त्यौहार चल रहे हैं उनमें मज़ा भी ले रहे होंगे। तो स्टूडेंट थोड़ी सी सेहत का ध्यान भी रखेंगे आप सब लोग। तो आज और कल कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला कि सर जो है हमें पुलिस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को भी जो है पुलिस की जानकारी नहीं होती है, पुलिस सिस्टम की जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग जो एसआई का फॉर्म भरते हैं और जो पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आप एक वीडियो इस तरीके से बनाएं कि हमें कुछ पुलिस सिस्टम के बारे में जानकारी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज, खतौली डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर। मैं स्टूडेंट्स आज जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको पुलिस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ताकि एक जनरल जो पर्सन है, आम आदमी को भी जो है उस पुलिस सिस्टम के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, किस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत और कब जो है पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो उसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो पुलिस का फॉर्म भरें सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स की मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एक्चुअली जो पुलिस फोर्स होती है उसकी जो प्रमुख दायित्व होता है, जो मेन लायबिलिटी होती है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना होती है। और ये व्यवस्था भारत की नहीं बल्कि जो है आप सब जानते हो कि संपूर्ण जो है विश्व में लागू होती है। प्रत्येक राज्य में जो भी कोई आंतरिक कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, इंग्लिश में इसे आर्टिकल बोलते हैं, तो अनुच्छेद 1 और सबसेक्शन 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और जो आर्टिकल 2 इसके सबसेक्शन 2 है, तो वो ये कहता है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत का जो प्रत्येक राज्य है उसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य की जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, उसको दी गई है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल में अगर हम देखें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची, इंग्लिश में अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं, उसका जो 7 है उसके राज्य सूची की जो प्रविष्टि 2 है उसमें पुलिस के बारे में डिटेल दी गई है, जिसका मतलब ये होता है पुलिस का प्रशासन और पुलिस से संबंधित विधियों को विनिर्मित करना राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब राज्य के क्षेत्र में आता है ना, पुलिस के जो अधिकार हैं उसको, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य की सरकारों को होता है। अपने अपने स्टेट में जो भी कोई नियम और कानून बनते हैं वो राज्यों को उसका अधिकार दिया है हमारे देश के संविधान ने। तो भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ है स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। 42वां संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये 1976 में हुआ था। ठीक है, और उसकी धारा जो 57 है उसकी 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है उसकी प्रविष्टि 2 में एक संशोधन किया गया कि जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें उसके अंतर्गत रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, पुलिस का जो गठन है और उसके जो आंतरिक प्रशासन के संचालन के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया। और इस अधिनियम में ये बताया गया कि पुलिस को पुनर्गठित करने, अपराधों को निवारित करने मतलब नियंत्रण करने, अपराधों का पता लगाने और पुलिस को और अधिक दक्ष यानी कि कुशल बनाने के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया है। भारत में पुलिस जो प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए
पुलिस अधिनियम 1861 की जो उद्देशिका है, उसमें पुलिस व्यवस्था की जो भी कोई क्रियान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी जो लायबिलिटी दी गई है वो राज्य सरकारों को दी गई है। भारत के जितने भी अलग अलग राज्य सरकार हैं, तो सभी राज्य सरकारों ने पुलिस व्यवस्था के जो दायित्व हैं, क्या क्या उनकी लायबिलिटी हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटी हैं, तो उसके निर्वहन के लिए अपने अपने पुलिस प्रशासन को संचालित करने के लिए पुलिस विनियमों का निर्माण कर रखा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय को विनिर्मित किया है। इस विनिमय में पुलिस के जो अधिकारी हैं और उनके जो अधीनस्थ होते हैं, यानी सबॉर्डिनेट, जो जूनियर अफसर होते हैं, तो उनकी डिटेल के साथ साथ उनका अपॉइंटमेंट, उनकी ड्यूटी, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, उनका सस्पेंशन, उनको पनिशमेंट और उनकी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में जो है बहुत ही सारे प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान को इंग्लिश में प्रोविजंस बोलते हैं। तो जो लोकतंत्र है, ठीक है, उसमें नागरिक स्वतंत्रता जहां एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, सबका जो है ना बहुत ही हर एक नागरिक स्वतंत्र है, तो एक फंडामेंटल राइट है हमारे इंडिया में। तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों की जो संपत्ति है और उनकी जो जीवन है और उनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनकी जो सुरक्षा करना, वो सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो सरकार की तरफ से जो लोक व्यवस्था होती है, लोक शांति होती है और विधियों के प्रति सम्मान और उनके अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का जो दायित्व है वो पुलिस को सौंपा गया है। जिस तरीके से बॉर्डर की जो सिक्योरिटी करना है वो हमारे लिए जल सेना, थल सेना और वायु सेना को दी गई है। ठीक है, उनके अपने राइट्स होते हैं, तो बॉर्डर पर जो है पुलिस नहीं लग सकती है, बॉर्डर पर जो है वो आर्मी की ड्यूटी है। दूसरे मायने में ये कह सकते हैं कि जो देश की जो सुरक्षा का जिम्मा है, जो देश की जो हमारे सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा का सीमा तो आर्मी को दे रखा है, सेना को सरकार ने दे रखा है। लेकिन जो हमारा समाज है, हमारे समाज की सुरक्षा को लेकर जो एक सरकार ने संगठन बनाया है उसको हम पुलिस प्रशासन कह सकते हैं। वो हमारे समाज की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, एक आम आदमी के अधिकारों की भी सुरक्षा करते हैं। तो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों और दायित्वों की पूरी जानकारी रख सके और उनके निष्पादन को बिल्कुल गलती ना करे, उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी मिस्टेक ना हो और उसको विधि पूर्वक तरीके से पूरा कर सके। इसलिए उन्हें नियमित रूप से जो भी कोई मेथड्स हैं, जो रूल्स हैं और डिपार्टमेंट के जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में सब पता होना चाहिए और इस संशय की स्थिति में या आवश्यकता के हिसाब से उन्हें विभागीय यानी कि डिपार्टमेंट पुलिस के जो भी कोई रूल्स हैं उसका अवलंबन लेना चाहिए। मतलब उनकी जानकारी जो है उन सबको रखनी चाहिए। पुलिस विनिमय उनके लिए एक मार्गदर्शन स्तंभ की तरह होता है। अब स्टूडेंट्स हम ये अब समझते हैं कि पुलिस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ना। एक्चुअली जो पुलिस जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द होता है और जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो यूनानी भाषा के शब्द पोलिश से हुई थी, POLIS, और जो लैटिन भाषा का जो शब्द है पोलिटिया से हुई थी। ठीक है, तो जो डिक्शनरी है, शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, तो डिक्शनरी के अनुसार पुलिस का शाब्दिक अर्थ है नगरपाल या आरक्षी। ठीक है, इसलिए पुलिस शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह सकते हो, व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसका कार्य शांति व्यवस्था की स्थापना और कानून को लागू करना होता है। अब देखिए यहां पर पुलिस का पूरा नाम, ठीक है, अब तक हम शॉर्ट में पढ़ते थे पुलिस, तो यहां पर आपको पता भी होना चाहिए कि पुलिस का पूरा नाम क्या है। एक्चुअली P फॉर पोलाइट, विनम्र, O फॉर ओबीडियंट, आज्ञाकारी, L फॉर लॉयल, निष्ठावान, I फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, C फॉर करेजियस, साहसी, और E फॉर इफिशिएंट, दक्ष। ये जो पुलिस वाले हैं, जो ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या जो एक आम आदमी है उसको इनके बारे में नॉलेज थोड़ी सी कम होती है।
स्टूडेंट हम यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है। तो जनरली थोड़ा बहुत स्टेट्स की जो पुलिस नियम होते हैं उसमें अंतर हो सकता है। जैसे लखनऊ में अभी इसी साल कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। उसका मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसके सारे जो अधिकार होते हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे यूपी में जो है कमिश्नर सिस्टम, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस का ध्वज है, जो फ्लैग है, उसका रंग है लाल और नीला। चलिए, अगर हम मोटो की बात करें स्टूडेंट्स, हिंदी में बोलते हैं आदर्श वाक्य और इंग्लिश में बोलते हैं मोटो। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मोटो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड्स, यानी कि अच्छे लोगों का संरक्षण और बुरे लोगों का विध्वंस, ठीक है। कार्य क्षेत्र हो गया उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र, विधिक न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य, प्रशासनिक अभिकरण उत्तर प्रदेश सरकार, और सामान्य प्रकृति हो गई कि जो है जनरल नेचर जो हो गया वो कानून का प्रवर्तन, और स्थानीय नागरिक पुलिस। जो हेड ऑफिस है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का वो है 1 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी पिन कोड दे रखा है 211-001। तो अब आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि हम फिलहाल सिस्टम तो सारा वही होता है, जनरली सभी स्टेट का एक जैसे ही है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है फिलहाल यूपी पुलिस का, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है स्टूडेंट हर एक स्टेट में, लेकिन जनरली 90% सेम यही रहता है। जो यूटी स्टेट्स होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि वहां की पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं है, क्योंकि वो वहां की पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, कंट्रोल में है उसके, ठीक है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये यूटी स्टेट हो गया, हमारे पुडुचेरी हो गया। तो जो हमारे यूटी स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया तो वहां पर आपको जो है एलजी मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, ठीक है। तो उपराज्यपाल ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया होता है, जो कि सारे चीफ मिनिस्टर को अगर कोई नियम कानून पास करने हैं तो सबसे पहले जो है एलजी की परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। तो यूटी स्टेट्स में ऐसा होता है, तो वहां पे एलजी अपॉइंट होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है वो एलजी अपॉइंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट 90% सेम यही रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसमें होते हैं पुलिस महानिदेशक, ठीक है। तो पुलिस महानिदेशक जो होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक एकल अधिकरण के अंतर्गत कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो गठन हुआ था वो 1861 में उस समय हुआ था जब भारतीय पुलिस अधिनियम अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं। कुल पुलिस के जिले हैं 75 हमारे उत्तर प्रदेश में, कुल मंडल हैं 8, कुल जो रेंज है जिसे हम क्षेत्र कहते हैं वो है 18। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम इकाइयां या विंग की बात करें तो वो है प्रशिक्षण संचालक मंडल, और दूसरा है जिसे यानी कि ट्रेनिंग जो होते हैं, ठीक है, पुलिस वालों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा है अपराध अन्वेषण विभाग, अपराध अन्वेषण विभाग, ठीक है, सीआईडी। आपने अक्सर पहले सीआईडी वाला सोनी पे आता था जिसमें एसीपी प्रद्युमन अभिजीत, ठीक है, ये सब आते थे, इंस्पेक्टर दया आता था। तो सीआईडी, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पूरा नाम होता है, और सीबीआई का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और एफबीआई जो अमेरिका की है सबसे बड़ी संस्था जो होती है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है तो एफबीआई भी होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। विशेष पूछताछ सेल होती है, ठीक है, विशेष अन्वेषण दल होता है एसआईटी, आप अक्सर टीवी में सुनते होंगे, एसटीएफ यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है ये स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके हाथों में होता है। जैसे भी लेटेस्ट ये जो 2 दिन पहले जो हरियाणा में जो हुआ है केस, बल्लभगढ़ में एक लड़की को जो मार दिया गया है, तो उसमें एसआईटी टीम का गठन हुआ है, ठीक है।
एक होता है स्टूडेंट एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स। एक होता है पीएसी, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस। ठीक है, पीएसी आपने अक्सर सुनी होगी, जहां कहीं भी दंगा फसाद हो जाता है तो वहां पीएसी जो है वो लगा दी जाती है। अगला है भ्रष्टाचार निवारण संगठन, ठीक है, जो करप्शन होता है। मानवाधिकार सेल। नेक्स्ट होता है एटीएस, आतंक निरोधक दस्ता। ठीक है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूरा नाम होता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एक होता है गुप्तचर विभाग। एक होता है आर्थिक अपराध विंग। एक होता है तकनीकी सेवाएं। एक है राजकीय रेलवे पुलिस, ठीक है, जीआरपी। अक्सर ट्रेनों में जो पुलिस होती है जीआरपी होती है, होती तो वो यूपी पुलिस ही है, लेकिन बस उनके आपने देखा होगा कि जो होता है ट्रेनों में अक्सर सहारनपुर तक होती है, गाजियाबाद से लेकर के सहारनपुर तक जो पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, तो उसमें वो लाल एक पट्टा रेलवे पुलिस का लगा दिया है, तो जीआरपी की तरफ से उनकी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है ना। तो एक है पुलिस दूरसंचार, ठीक है। एक होती है अग्निशमन सेवा, जहां पर कहीं आग लग जाती है, ठीक है, तो फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ी आती है तो वो कंट्रोल करती है। एक होता है यातायात संचालक मंडल, ट्रैफिक पुलिस जो होती है, ठीक है, सड़क पे अक्सर जो हादसे हो जाते हैं या हमारी चेकिंग जो हो जाती है, पेपर्स की चेकिंग होती है, तो यातायात संचालक मंडल। एक होता है पुलिस मुख्यालय रेडियो विभाग, जो पुलिस का हेड ऑफिस होता है, ठीक है, रेडियो विभाग। एक है महिला पुलिस इकाई। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कैटेगरी थी जो मैंने आपको बताई। अब चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं एक चार्ट की, ठीक है। उस चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका जो संगठनात्मक स्वरूप है वो किस तरीके का है। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये यूपी पुलिस का एक जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा यूपी उत्तर प्रदेश के। अब उनके नीचे देखिए क्या क्या है। एक होता है एडीजीपी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है एडीजीपी की पर्सनल की। नेक्स्ट है एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था को कायम रखते हैं। और एक होता है कैटेगरी आईजी, इंस्पेक्टर जनरल या असिस्टेंट टू डीजीपी, ठीक है। एक होता है एडीजीपी के नीचे होता है फिर आपका आईजी एचआर। एडीजीपी के नीचे होता है आईजी इस्टेब्लिशमेंट। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के नीचे होता है आईजी एसटीएफ, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो स्पेशल टास्क फोर्स के होते हैं। फिर आईजी या असिस्टेंट टू डीजीपी के नीचे होता है डिप्टी असिस्टेंट टू डीजीपी यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट है आईजी जो एचआर के नीचे होते हैं, फिर होते हैं डीआईजी, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एचआर। नेक्स्ट कैटेगरी है आईजी एस्टेब्लिशमेंट के नीचे आईजी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आईजी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होती है आईजी पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी थी जो आईजी एसटीएफ थी, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल टास्क फोर्स के, तो उसके नीचे होते हैं आईजी क्राइम, क्राइम को अपराध को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फिर है नीचे एडिशनल एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये क्राइम के लिए हो गए, ठीक है, एएसपी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और नेक्स्ट है लास्ट जो इसमें डिप्टी असिस्टेंट टू डीजीपी, ठीक है, उसके नीचे जो दिया है पीआरओ। पीआरओ का स्टूडेंट्स पूरा नाम होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है। तो एक चार्ट था जो बहुत अच्छे से इसमें समझाने की मैंने कोशिश करी है कि किस तरीके से ये हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। हमारी जो यूपी पुलिस है जनरली सबका ऐसे ही होता है, हम फिलहाल यहाँ यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, तो ये एक इससे रिलेटेड चार्ट है। चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम फील्ड एस्टेब्लिशमेंट जो वर्ड आया था उसके बारे में, क्षेत्र अवस्थापना के बारे में, कि अगर डीजीपी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उसके नीचे आईजीपी हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोन के। उसके बाद डिप्टी आईजीपी हो गए रेंज के, उसके बाद एसएसपी हो गए या एसपी डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। एसएसपी हमारे हो गए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी डिस्ट्रिक्ट के हो गए।
उसके नीचे हमारे हो गए एएसपी, ठीक है। उसके बाद हो गए हमारे डिप्टी एसपी, डीएसपी हो गए, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सब डिवीजन। उसके बाद हो गया हमारे सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर। फिर उसके नीचे हमारे हो गए इंस्पेक्टर या एसआई, सब इंस्पेक्टर, या एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये हमारे पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस स्टेशन में जो होता है आपके एएसआई हो गए, फिर उसके बाद जो है ऊपर पोस्ट हो गई एसआई हो गए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर रैंक हो गई सब इंस्पेक्टर, फिर हो गई आपकी इंस्पेक्टर। ये पुलिस स्टेशन में होते हैं, ठीक है। अब एएसआई के नीचे जो होते हैं वो होते हैं हेड कांस्टेबल, ये भी पुलिस स्टेशन में होते हैं। हेड कांस्टेबल के नीचे होते हैं कांस्टेबल, ये भी जो है आपके पुलिस स्टेशन में ही होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए एक कैटेगरी पुलिस जोन और जिले की बनाई है, जो मैंने आपको बताया कि जो पुलिस जोन है वो टोटल हमारे यूपी में 8 हैं, और अगर हम कुल क्षेत्र की बात करें तो टोटल 18 है, और टोटल जो है वो जिले हैं वो हमारे 75 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक दो हम समझ लेते हैं इसमें। जैसे लखनऊ जोन है तो लखनऊ जिले में क्या क्या है, तो लखनऊ जोन हो गया और क्षेत्र में आ गया लखनऊ, तो उसमें हमारा जिले आ गए। अगर लखनऊ जोन की बात करें तो लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और खीरी, ये तो आपके आ गए लखनऊ में। फिर बाद में हमारा शुरू होता है फैजाबाद। तो फैजाबाद में देखिए हमारे जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। एक तो फैजाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, और फिफ्थ जो हो गया वो हो गया अमेठी, ठीक है। एक है सेकंड हमारा बरेली जोन। बरेली जोन को अगर हम देखें तो बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं, 4 इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है। फिर मुरादाबाद शुरू होता है, तो मुरादाबाद में हमारा मुरादाबाद के अलावा ज्योतिबा फूले नगर, रामपुर, नेक्स्ट है हमारा बिजनौर, संभल, ठीक है, 5 हमारे हैं। उसका मेरठ जोन की बात करें तो मेरठ में हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ठीक है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। सहारनपुर की अगर हम बात करें, जब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है तो सहारनपुर का ये जो है हमारा क्षेत्र है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हम क्षेत्र की बात करें, अगर मेरठ जोन में पहला क्षेत्र हो गया वो हो गया मेरठ, और दूसरा क्षेत्र हो गया सहारनपुर, ठीक है। ऐसे लखनऊ जोन में पहला क्षेत्र हो गया लखनऊ और दूसरा जोन हो गया फैजाबाद। जो पॉइंट 1, 2 का मतलब है कि उस जोन में 2-2 क्षेत्र जो है वो डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। मेरठ में पहला क्षेत्र हो गया मेरठ जोन में मेरठ, और दूसरा क्षेत्र हो गया सहारनपुर। तो सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली है। अगर हम 4th जोन की बात करें तो वो है आगरा जोन। आगरा जोन में भी जो है देखिए आगरा है, आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, 4 शामिल है। दूसरा जोन है आगरा जोन में अलीगढ़। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज है। 5th जोन है हमारा कानपुर जोन। कानपुर में देखिए 5 जो है ये 6 शामिल हैं, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही हैं, 7 हैं, ठीक है। कुछ नई ऐड जो है वो इस बार हो गए हैं पिछले 1-2 सालों में। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, आपका दक्षिणी कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, ठीक है। उसके बाद झांसी दूसरा क्षेत्र है, तो इसमें झांसी, जालौन, उर्रई, ठीक है, और ललितपुर, ये है आपका। छठा आपका जोन है इलाहाबाद जोन। तो इलाहाबाद जोन में भी 4 शामिल है, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है आपका चित्रकूट, जिसे बांदा भी कहते हैं, तो इसमें चित्रकूट शामिल है। नेक्स्ट है हमीरपुर, बांदा, महोबा। 7वां जोन है आपका वाराणसी जोन। वाराणसी जोन में भी जो देखिए 3 क्षेत्र इसमें शामिल है। वाराणसी में 3 क्षेत्र शामिल है। एक तो वाराणसी में खुद ही है वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर। दूसरा क्षेत्र है मिर्जापुर, इसमें मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र शामिल है। और तीसरा है आजमगढ़। आजमगढ़ में शामिल है मऊ, आजमगढ़ और बलिया। और 8वां और लास्ट आपका है गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में भी 3 क्षेत्र शामिल है। एक है आपका गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। सेकंड है बस्ती। बस्ती में 3 शामिल है, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। और तीसरा है आपका देवी पाटन, जिसे हम गोंडा भी कहते हैं। तो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुल जोन हो गए 8, कुल क्षेत्र हो गए 18, और कुल जिले हो गए 75, ठीक है।
ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाए, तो ये इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है हम सभी लोगों को, ठीक है ना। खासकर वो स्टूडेंट जो इस समय एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, जब वो इंटरव्यू देने जाएं, अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो पुलिस महानिदेशक होते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, सर्वोच्च अधिकारी जो होता है महानिदेशक, यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस का विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पुलिस महानिदेशक भारत की जो सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम आईपीएस शॉर्ट में बोलते हैं, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना जाता है। ये राज्यपाल का प्रशासनिक सलाहकार भी होता है और इसकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें तो सन 1981 से पहले जो पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो पुलिस महानिरीक्षक होता था, यानी कि आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। लेकिन 1981 में इसमें संशोधन करके महानिरीक्षक को पद जो है वो ऊंचा दे दिया गया, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, महानिरीक्षक को बना दिया गया। और 8 जुलाई 1981 से अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस के पद को भी हाईएस्ट कर दिया गया और महानिरीक्षक के पद में उसको चेंज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने के लिए प्रदेश को 8 परिक्षेत्रों में, जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, जैसे मेरठ, बरेली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में विभाजित करके इन क्षेत्रों को पुलिस महानिरीक्षकों के अधिकार में रखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब इनकी क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या जो हैं इनके फंक्शंस हैं। तो पुलिस महानिदेशक के माध्यम से वो सभी ऑर्डर जारी किए जाते हैं जो पुलिस बल के किसी सदस्य को सपरिषद राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। सेकंड, के महानिदेशक के माध्यम के सिवाय कोई भी पुलिस अधिकारी सपरिषद राज्यपाल से पत्र व्यवहार नहीं कर सकता, ठीक है, बात ध्यान रखनी है। केवल जो है डीजीपी ही कर सकते हैं पत्र व्यवहार, जब तक कि उसे नियम द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत ना किया हो। इसमें भी शर्त है कि जब तक उसे जो है ऑथोराइज ना किया गया हो, स्पेशल जो है परमिशन देके या पावर देके, है ना। थर्ड है, प्रशासन के सामान्य मामलों में महानिदेशक का संबंध केवल राजपत्रित अधिकारियों से है। फोर्थ है कि कर्मचारियों का सामान्य आवंटन, इंग्लिश में अलॉटमेंट बोलते हैं आवंटन को, और निधियों का सामान्य वितरण, जो फंड्स होता है, निधियों को फंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो फंड्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित पूर्ण दायित्व का जो प्रत्यायोजन, कतिपय नगरों और थानों में निरीक्षकों की तैनाती, जो यानी जो थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ होते हैं, है ना, उनके ट्रांसफर, उनकी जो है कोई भी छुट्टी की जो है स्वीकृति, और कोई भी क्लैरिकल अगर किसी भी स्टाफ को अगर तैनात करना है, उनका कोई ट्रांसफर करना है या उनका प्रमोशन करना है, तो इसके लिए इसके सिवाय उप निरीक्षक को किया गया है, जिससे वह सुविधाजनक तरीके से विनियमित कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है आज पुलिस सिस्टम के बारे में और खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इससे आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो स्टूडेंट्स, फिर से आपको मेरा यही कहना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं हर रोज आप देखें कि एक नई चीज़ जो है मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, और मेरी कोशिश है कि आप सभी लोगों को, बच्चों को, और जो मेरे साथ जो भी कोई जुड़े हैं, चाहे टीचर्स हैं चाहे बच्चे हैं, तो आप लोगों को नई नई चीज़ों की जानकारी होती रहे। स्टूडेंट, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में पूरी छोड़ देंगे तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को देखने का। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।